आज आज राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बने, क्या वो राष्ट्रवादी नहीं थे? मैं चैलेंज नहीं करता हूँ, राष्ट्रवादी नरेंद्र मोदी जी भी है, राष्ट्रवादी मैं भी हूँ जो आपके समक्ष बोल रहा हूँ। ये सोशल इंजीनियरिंग, इसका हमें मतलब ही समझ नहीं आया। सोशल इंजीनियरिंग क्या है भाई? कास्ट कॉम्बिनेशन कहाँ फिट बैठती है, उस इशू को उठा लेते हैं। कहाँ जाट गैर जाट की बात आती है, उस इशू को उठा लेते हैं। अदर देन जाट इकट्ठे हो जाए, हमारी मेजोरिटी हो जाए, बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। आज कुछ नहीं है, विकास नाम की चीज नहीं है, धरातल में कुछ नहीं है। आप ये देखिए, जन संवाद मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं, सरसा करके आए हैं, भिवानी करके आए हैं, अब महेंद्रगढ़ में एंटर कर रहे हैं। आप देखिए, पंजाबी एक कल्चर है। 1996 से 66 से पहले आप हम सारे पंजाबी ना थे, ज्वाइंट पंजाब था, तो उनका एक बलिदान है। उन्होंने कभी आरक्षण नहीं मांगा। लोकसभा में हमारे अनुपात के हिसाब से हमारी 3 सीटें बनती हैं, दीजिए। राजनीति में हिस्सेदारी, राजनीति में हिस्सेदारी हो और रिक्रूटमेंट में हमारे समाज के लोगों को स्थान मिले, बराबर की संख्या मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। देश की राजनीति के अलग अलग मोड़ और अलग अलग जो अंदाज हैं, इन दिनों अलग से जनता के सामने निकल कर आ रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं, तमाम सवाल हैं, जनता उन चीज़ों को देख रही है, चाहे वो देश की राजनीति की बात करें, चाहे प्रदेश की बात करें। 28 तारीख को संसद भवन, नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। उद्घाटन समारोह लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने टकराव की स्थिति में आ गई हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो देश की राजनीति से अलग हटकर प्रदेश की राजनीति में भी एक समझने की जरूरत है, और उन मुद्दों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा हैं। इनसे हम जानेंगे, उन मुद्दों पर इनसे कुछ सवाल करेंगे। बत्रा जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बत्रा जी, मैं एक सवाल तो देश की राजनीति से पर पूछना चाहूंगी। 28 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने नए संसद भवन के उद्घाटन की घोषणा कर दी है, और उस पर एक विवाद हो गया है कि प्रधानमंत्री क्यों करे उसका उद्घाटन, राष्ट्रपति क्यों नहीं। आप कांग्रेस समेत काफी विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार किया कि हम समारोह में शामिल नहीं होंगे। ये किस तरह की राजनीति है और ये क्या संदेश जाएगा? देखो, ऐसा है, मैं समझता हूँ कि पहले राजनीति होती थी, आपस में तालमेल होता था, सत्ता पक्ष और विपक्ष बैठ के आपस में तय करते थे कि इतनी बड़ी संसद वो कोई छोटी चीज़ नहीं है। एक पूरे देश के लिए एक ऐसी जो पूरी दुनिया को एक मिसाल है। लोकसभा, एक चुने हुए नुमाइंदे जहाँ बैठते हैं, राज्यसभा के सदस्य बैठते हैं, लोकसभा के सदस्य बैठते हैं, इसका बनाना तो ज़रूरी था। कारण इसका ये है कि प्री सिमन के बाद लोकसभा के सांसदों की भी संख्या बढ़ेगी, राज्यसभा के सांसदों की भी संख्या बढ़ेगी। उसी अनुपात से उनको ऐसी कैपेसिटी का हॉल भी चाहिए, सारी चीज़ चाहिए, सीटिंग कैपेसिटी हो। अच्छा हुआ, ये मैं समझता हूँ, इसका बढ़ना तो ज़रूरी था। लेकिन ये जो अब कंट्रोवर्सी आई है उद्घाटन इनाग्रेशन को लेके, ये ठीक नहीं है। ये एक जनतंत्र, एक डेमोक्रेसी के अंदर ये एक इनाग्रेशन के ऊपर भी अगर पूरा देश सत्ता पक्ष और विपक्ष अलग अलग खड़े हो जाएं, तो ये मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसमें कमी, जो आदमी पावर में होता है, जो सत्ता में होता है, उसका काम होता है कि सभी को तालमेल, सभी को साथ लेके चले। उनको पहले सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, डिस्कस करना चाहिए था। इनकी बाकायदा कमेटी होती है, वो बैठ के तय करते हैं। अपोजिशन, ये स्पीकर का भी काम होता है, ये उसका भी दायित्व बनता है कि सभी पार्टी के लीडरों को बुलाए, बैठ के तय करे। राष्ट्रपति को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को करना चाहिए। ये एक इतना बड़ा मसला नहीं है, एक इतना बड़ा दिया गया है। ये इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर करे या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करे, इज नॉट दैट इशू। क्या दुनिया के देश देख रहे होंगे एक इनॉग्रेशन के ऊपर, किसी विकास की गति के ऊपर तो कोई
कंट्रोवर्सी हो तो समझ आती है, समझ आया। कभी कोई नेशनल इशू के ऊपर कोई बात हो तो समझ में आती है। आज महंगाई की मार है, आज लोग बुरी तरह से महंगाई से त्रस्त हैं। आज आज हर जगह लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ हुआ है। आज अलग अलग स्टेटों के मुद्दे हैं जिनका जिनका हल करना बड़ा जरूरी था। आज पूरा देश एक इनॉग्रेशन के ऊपर खड़ा है। इट्स सैड। मैं तो इसको एक अच्छा प्रजातंत्र के अंदर एक अच्छी बात नहीं मानता। लेकिन जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो बीजेपी, चाहे वो मैं हरियाणा की बात करूं, उसको राष्ट्रवाद से जोड़ देती है। ये राष्ट्रवाद नया कहां से आ गया? कौन सी परिभाषा है ये राष्ट्रवाद की? देखिए, मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। राष्ट्रवादी कौन नहीं है? पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, क्या वो राष्ट्रवादी नहीं थे? आज आज राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बने, क्या वो राष्ट्रवादी नहीं थे? मैं चैलेंज नहीं करता हूं, राष्ट्रवादी नरेंद्र मोदी जी भी है। राष्ट्रवादी मैं भी हूं जो आपके समक्ष बोल रहा हूं। मतलब जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो सब राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवादी है। बिल्कुल। हमारी फौज देखो बॉर्डर के ऊपर खड़ी है, शहीद हो जाते हैं कितने, सबसे ज्यादा अगर बॉर्डर के ऊपर कोई तैनात, चाहे बीएसएफ में, पैरामिलिट्री फोर्स में हो, चाहे फौज में हो, हमारे हरियाणा के लोग हैं, अपनी जान कुर्बान करते हैं। क्या वो राष्ट्रवादी नहीं है? लेकिन ये एक बहुत बड़ी एक ये जो अब शुरुआत हुई है कि नई परिभाषा, हर इशू पर आप राष्ट्र को ले आए, पाकिस्तान हिंदुस्तान को ले आए, आप धर्म के नाम के ऊपर देश को बांटने की कोशिश करें। इट इज सैड, सो सैड कि देश आज इकट्ठा है तो एक ही इशू पे इकट्ठा है कि धर्मनिरपेक्ष सारे जाति के लोग। यहाँ तो 36 जाति के लोग हैं, 36 जाति की 36 किस्म के कस्टम है। हर आदमी, आप मनाली मणिकरण में चले जाओ, वहाँ के पहाड़ के लोगों के अलग कस्टम है। आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ, वहाँ के लोगों के अलग रीति रिवाज है। आज इतना बड़ा देश अगर धर्म के नाम के ऊपर चलेगा, आज से पुरानी आप हिस्ट्री को देख लीजिए, छोटे छोटे रजवाड़े राज किया करते थे, इस तरह से बटा हुआ मुल्क था ये। लेकिन ये आज देश एक है और इसको धर्म और राष्ट्रवाद के ऊपर बांटना ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये एक राष्ट्रीय मुद्दा था। हाँ, अब मैं स्टेट की बात करती हूँ। तो मैं जानना चाहूंगी कि आज के समय हरियाणा की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? आप तो कांग्रेसी हैं और 10 साल से बीजेपी सरकार में, तो कांग्रेस भी जद्दोजहद कर रही है सत्ता में वापसी के लिए, तो क्या लगता है आपको कि सरकार आएगी कांग्रेस? देखिए, मुझे जो आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, आज विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं है पार्टी। आज हाँ, आज भारतीय जनता पार्टी के मेजॉरिटी एमपी कांग्रेस पार्टी से गए हुए हैं। आप देख लीजिए, अगर विचारधारा हो, एक मेंबर पार्लियामेंट जो 16-17 लाख की वोटिंग स्ट्रेंथ के अंदर चुन के आता है, विचारधारा पे आता होगा ना। आज कहाँ है विचारधारा? आज देख लीजिए, जितने मेंबर पार्लियामेंट मेजॉरिटी, अगर 10 का हाउस है तो उसमें 7 तो कांग्रेस से गए हुए हैं। आज कोई इसमें कोई गुरेज नहीं समझता, बीजेपी से इधर आ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। आज कांग्रेस के अंदर मेजॉरिटी बाहर से, इनेलो से आए हुए मेजॉरिटी लोग हैं। तो मतलब जो आज मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज एक ही होड़ लगी हुई है कि हाउ टू कम इन पावर, सत्ता में कैसे आया जाए और कैसे जोड़ तोड़ करके अपने झूठे आश्वासन दे के, लोगों को प्रलोभन दे के, एक लोकप्रिय बातें कह के लोगों को कैसे बहकाया जाए, ये आजकल की राजनीति है। और मैं इसको भी एक पूरे प्रदेश के लिए, आप विकास की बात करो ना, आज सड़कें टूटी हुई हैं, लोगों को गंदा पानी पीने को मिल रहा है। आज पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन और सीवर लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है, जहां हेल्थ सबसे बड़ा इशू है। आप देखिए ना, आप विकास की बात नहीं कर रहे, आप सड़कों की बात नहीं कर रहे। सैकड़ों करोड़ रुपया हर जिले के अंदर सड़कों के नाम पे आता है, आज वो पैसा कहां गया? आज एक स्कैम जो विधानसभा में उठाया जाता है, वहां मुख्यमंत्री ये कह के
उस इशू को टाल देते टाल हैं दे। कि नहीं, ये जांच का विषय ही नहीं है। हम्म, आप कौन होते हो ये कहने वाले? हम्म, जांच होने दो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज पारदर्शिता, आज सच्चाई, आज प्रदेश की हर पार्टी, मैं तो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखता हूँ। जी जी, मैं तो कांग्रेस का सिपाही हैं। सिपाही हूँ। 17 साल जिला कांग्रेस का प्रधान रहा, एआईसीसी का कई वर्षों तक मेंबर रहा, मैं स्टेट में मंत्री रहा, मैंने संगठन में बड़ा काम किया। विचारधारा है कि सेकुलरिज्म, कास्ट लाइन से ऊपर उठ के कैसे भाईचारा हम बनाएं, किस तरह से सूबे का विकास करें। SYL का मुद्दा है, कितने इशू हैं जिनके ऊपर पूरे प्रदेश के लीडर बैठ के कंसेंसस बना सकते हैं, लेकिन वो चीज है ही नहीं, वो दिमाग में बातें ही नहीं है। लेकिन विचारधारा नहीं है तो राजनीति है ना, आके मतलब मुद्दों पे लड़ाई कम, चेहरों पे आके टिक गई। वो बीजेपी में चाहे नरेंद्र मोदी का चेहरा हो, अब हरियाणा में बात करें तो कांग्रेस इज भूपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा इज कांग्रेस, ये नारा चल पड़ा है कि चेहरे की बदौलत इलेक्शन लड़े जाते हैं। देखो ऐसा है, ये पहले नहीं था। जी सुनो, जी, पहले पार्टी के नाम के ऊपर वोट मांगती थी। आज इन्होंने ये अब शुरू हुआ है, पिछले 10-12 सालों से, जब से बीजेपी आई है, ये सोशल इंजीनियरिंग, इसका हमें मतलब ही समझ नहीं आया। सोशल इंजीनियरिंग क्या है भाई? कास्ट कॉम्बिनेशन कहाँ फिट बैठती है, उस इशू को उठा लेते हैं। कहाँ जाट गैर जाट की बात आती है, उस इशू को उठा लेते हैं। अदर देन जाट इकट्ठे हो जाए, हमारी मेजोरिटी हो जाए, बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। आज कुछ नहीं है, विकास नाम की चीज नहीं है, धरातल में कुछ नहीं है। आप ये देखिए, जन संवाद मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं, सरसा करके आए हैं, भिवानी करके आए हैं, अब महेंद्रगढ़ में एंटर कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक सरपंच, इलेक्टेड सरपंच, आज पंच, आज MLA, आज जिला परिषद का चेयरमैन मेंबर, आज मेयर कारपोरेशन, आज प्रधानमंत्री तक। डेमोक्रेसी में तो सभी इलेक्टेड हैं जी बिल्कुल। जैसे पंच है, जैसे सरपंच है, वैसे ही प्रधानमंत्री चुन के आया हुआ है। एक सरपंच को, रिसेंटली इलेक्टेड सरपंच को अपना दुपट्टा उठाकर टेबल पे फेंकना पड़ जाए, तो ये कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये वादे खोखले हैं। सुनिए, जन संवाद करने जा रहे हो, आप पब्लिकली ये बात कह रहे हो कि इसको ये आप पार्टी का कार्यकर्ता है, क्या आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस देश में रहने का हक नहीं है? क्या उसको मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का है, चाहे किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो। अगर उसने कोई बात उठाई है तो आप कह रहे हो इसको पीटो और इसको बाहर ले जाओ, ठीक नहीं। अच्छा बत्रा जी, जैसे जनसंवाद की बात कर रहे थे, अब पार्टी की भी बात कर रहे हैं, मैं पहले भी पूछ रही थी कि भी मुद्दों की बजाय चेहरों पे आकर टिक गई है। आजकल भूपेंद्र हुड्डा सत्ता में वापसी के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, वो भी विपक्ष आपके कार्यक्रम, हाथ जोड़ो कार्यक्रम, तो क्या ये मतलब कांग्रेस पार्टी की लाइन नहीं है? क्या ऐसा नहीं करना चाहिए इनको? देखिए ऐसा है, मैं तो हमेशा कहता आया हूँ, भूपेंद्र हुड्डा मेरे मित्र हैं। मैं जब मिलता हूं तब भी उनको कहता हूं कि जब तक सबको साथ लेके नहीं चलोगे, ये बात सिरे नहीं चढ़ेगी। आप सभी जाति के लीडरों को साथ लेके चलना पड़ेगा, चाहे शैलजा बहन जी हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे किरण चौधरी हो, इनको जोड़ लो ना अपने साथ। सभी जुड़ेंगे तभी तो बात बनेगी। चौधरी देवीलाल कितने बड़े नेता हुए हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? जब उन्होंने 1986 में संघर्ष शुरू किया तो उन्होंने पंडित भगवत दयाल शर्मा को भी साथ लिया, उन्होंने स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी को भी साथ लिया, उन्होंने मूलचंद जैन जी को भी साथ लिया, उन्होंने बलवंत राय तायल को भी साथ लिया, उन्होंने चौधरी चांदराम जी को भी साथ लिया, उन्होंने कृपाराम पूनिया को भी साथ लिया। उन्होंने छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, एक कास्ट का जो लीडर, जिसका समाज में जिसका स्थान था, उसको अपने साथ जोड़ा और संघर्ष का आह्वान किया, और 1986 में वो 90 में से 85 सीट लेके आए। मतलब सत्ता में जाने का रास्ता तो वही है, फिर जातीय समीकरण आ जाते हैं। हाँ, जातीय समीकरण फिट होने चाहिए, सत्ता का रास्ता तो वहीं से होके मैं जो कह रहा हूँ, देखिए, ये आप मैडम एक बात को समझिए कि
समाज सबसे बड़ी चीज है, जी समाज से चीजें निकल के आती हैं। और हर आदमी का, हर कौम का, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे महाजन हो, चाहे पंजाबी समाज हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, उनके समाज अपने तो है ना। वो अपनी चौपाल पे, पेड़ के नीचे, एक एक पंचायत के नीचे बैठते हैं ना। तो जो उनके सामाजिक जो नेता हैं, बड़े हैं, अब देखा नहीं आपने, पहले पुराने जमानों में तो खापें चला करती थी, जो खाप फैसला करते थे वो माना जाता था। जो सरपंच होता था गांव का, जो वो फैसला लेता था वो माना जाता था। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आप अगर भाईचारा भी बनेगा, सारी चीजें होंगी, सबको साथ लेके चलो ना, क्यों नहीं चलते हो, मेरा कहने का मतलब। तो मतलब आप जैसे सरीखे जो नेता हैं पुराने, आप गृह मंत्री भी रहे हैं, एक तरह से कांग्रेस में हाशिए पे चले गए हैं, दूसरी पार्टियों से प्लांट करके लेके आया जा रहा है कि भाई ये लड़ेगा इलेक्शन, वही फिर एक मतलब जाति में आके बात उलझ जाती है ना। देखो, ये यही तो दुर्भाग्य है। अब कई फ्रंट खुल गए हैं कांग्रेस में। मैं यही कह रहा हूँ, यही तो दुर्भाग्य है। तो कैसे बात ये करें कांग्रेस की? सुनो, कारण है कि ये चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, विचारधारा पे तो टिकी नहीं है। ये तो हाउ टू कैप्चर पावर, सत्ता में कैसे आया जाए, सरल रास्ता क्या है, तो वो अडॉप्ट करते हैं। शीर्ष जो लीडरशिप है कांग्रेस का, वो इस बात को ऊपर से चले और नीचे तक ये चीजें आए तो आपकी सत्ता में वापसी हो। मैं वही तो मैं कह रहा हूं, मैं इसी बात को तो दोहराता हूं कि जब तक नीचे से प्योरिफिकेशन, नीचे से एक मेल नहीं होगा, संगठन नहीं होगा। अब आप देख लीजिए, इट्स सैड कि अशोक तंवर रह लिया 6 साल, वो अपना संगठन नहीं बना पाया। शैलजा बहन जी रह चुकी 2.5 साल, वो अपना संगठन नहीं बना पाई। अब उदय भान बना हुआ है, उसका भी संगठन अब तक नहीं है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि जो ऊपर बैठे हुए नेता हैं वो नहीं चाहते कि जमीन लेवल का आदमी भी अपनी आवाज को बतौर जिला प्रधान बुलंद कर पाए, कोई लीडर बन पाए। वो चाहते हैं पावर का सेंट्रलाइजेशन, पावर का केंद्रीकरण निहित उन तक सीमित रहे, इसलिए पार्टियां खराब हो रही हैं। वो आगे किसी को बढ़ने नहीं देना चाहते। शैलजा के साथ तो आपको भी काम करने का मौका मिला और एक तरह से यूं मानते हैं कि भी गुटबाजी है कांग्रेस में, शैलजा का गुट अलग है, उसमें भी आप शामिल हैं, किरण का अलग है, तो आप तो कांग्रेसी हैं। तो कांग्रेस की अगर सत्ता में वापसी होती है तो आज किसको लीडर माने फिर कार्य करता है, आप बताओ। देखिए, कुछ मजबूरियां होती होंगी, मैं कह तो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां होती होंगी। अदरवाइज 1991 में मैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इकट्ठे चुनाव लड़े थे। वो एमपी बने थे, मैं एमएलए बना था। वो चीफ मिनिस्टर बन के, मैं मंत्री बना। वही मेरी सपोर्ट में थे, मैं उनकी सपोर्ट में था। अब दूरियां क्यों हुई? कारण क्या है? उसकी गहराई में जाओ कि कुछ तो मजबूरियां होंगी। वो अब भी जब रात को उदास होता है तो मेरे को टेलीफोन करता है, मैं भी करता हूं। मतलब मित्रता है बरकरार, अब भी है, बिल्कुल सामाजिक रिश्ते तो अब भी हैं, लेकिन राजनीतिक विचारधारा में मतभेद हो गए। मतभेद का कारण क्या है? बैकग्राउंड गहराई तक जानने की कोशिश करे ना कोई। उसमें है कि कोई मेरे मुकाबले में खड़ा ना हो। ये तो बत्रा जी सभी पार्टियों में होता है और सभी लीडर मानते हैं जो एक बार जो सत्ता में आ गया पावर में, उस जो सोचता है कि मेरे बराबर कोई ना खड़ा हो, तो ये सोच सभी में है। नहीं, ये गलत है ना। हाँ, ये गलत है। अब मैं YouTube पे एक देख रहा था, मैंने मोबाइल ऑन किया तो अब मुख्यमंत्री जी का वहां जनसंवाद, शायद महेंद्रगढ़ में था। एक वहां की जो सिक्योरिटी वाले, इंटेलिजेंस वाले के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कहीं सरसा जैसी घटना ना हो जाए। उन्होंने वहां, उनको पता लगा कि फला नाम का आदमी है, उसके घर गए। वो उनको किसी ने, इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी कि वो आदमी काले झंडे, ब्लैक फ्लैग्स दिखा सकता है, और उससे उन्होंने जानना चाहा। और वो बीजेपी का बाई बर्थ, वो इतना जनूनी बीजेपी का कार्यकर्ता था
कि उसको उस वक्त समझ नहीं आई कि मेरे पास क्यों आए हैं। जब बाद में जब वहाँ पुलिस सिक्योरिटी वालों ने उसको कांटेक्ट किया, कहने लगे कि आप कहीं काले झंडे तो नहीं दिखाना चाहते, वो तो उसी वक्त मर गया। वो कहने लगे मैंने सारी उम्र बीजेपी की झंडे उठाए, दरिया बिछाई, आज मेरे ऊपर भी शंका है। तो इस किस्म का मुख्यमंत्री तो एक पूरे प्रदेश का है, आप जन संवाद करने के लिए आपके अपने आदमी बीजेपी के तो जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, आप उनको जोड़िए ना, जो दूसरे लोग हैं उनको कैसे जोड़ोगे। अगर मैं जो कहना चाहता हूं, अब वो बात नहीं रही, अब वो सोच नहीं रही, मुख्यमंत्रियों की सोच नहीं रही, उनकी पार्टी की नीतियां जो हाँ, थी उस पे नहीं, उसमें उस सोच के अंदर वो चीज नहीं है जो पूरे प्रदेश के लोगों को, 36 बिरादरी के लोगों को अपने साथ लेकर चले, तभी तो बात बनेगी। तो बत्रा जी ये बताओ, हाँ, 2024 का इलेक्शन नजदीक आ गया, क्या लगता है आपको, क्या रहेगा? मेरे को ऐसा लगता है, जो मैं देख पा रहा हूँ कि हर वर्ग दुखी है। दुखी किससे है? जो सत्ता में होता है उसी से दुखी है, जो पावर में होता है उसी से दुखी है। महंगाई सर तोड़ रही है, आज सिलेंडर 1000 पार हो गया। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो पहलवान लड़कियां बेचारी आज कितने महीनों से दिल्ली में बैठी हैं। मतलब कुल मिला के ये है, अगर मुद्दों पे कांग्रेस लड़े इलेक्शन, तो सत्ता में आ सकती है या नहीं? फुल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में। आज किसान 1 साल से ज्यादा सड़कों पे, 1000 के करीब तो किसान मर गया है। आज 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 कोई नई कोई नीति नहीं है, कोई विकास नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी गंदा पीने को मिल रहा है, बेसिक जो चीजें हैं वो है नहीं। आप किन मुद्दों पे आओगे? ये आंख मूंद के बैठे हैं, उनको समझ नहीं आ रही है बात। तो जैसे कर्नाटक में कांग्रेस आ गई है, तो क्या हरियाणा में इन मुद्दों पर मजबूती से कांग्रेस अगर चुनाव लड़े तो सत्ता में वापसी हो सकती है या नहीं, आपकी नजर से? लड़े तो कांग्रेस बहुमत में आएगी। तो मैं जोशी तो हूं नहीं, लेकिन पूरी मेजॉरिटी में आएगी और कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। चीफ मिनिस्टर का फैसला तो आदरणीय सोनिया जी, राहुल गांधी वो करेंगे। जो नेशनल पार्टी होती है, फैसला वहीं से होता है। जी बत्रा जी, आप जैसे कह रहे थे कि भाई आजकल पार्टियों में जातीय समीकरण देख के ही उनको टिकट दी जाती है, तो मतलब आप भी जातीय सम्मेलन करते रहते हैं, पंजाबी समुदाय का नेतृत्व करते हैं, इससे पहले भी सम्मेलन किए हैं और अब भी करने वाले हैं। देखिए, मैं आज आपके चैनल के थ्रू एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, पंजाबी एक जाति नहीं है। पंजाबी वो हैं जो पार्टीशन 1947 के बाद, जो जिस वक्त, उस वक्त तो पाकिस्तान नाम की चीज ही नहीं थी, एक ही मुल्क था हिंदुस्तान। 2 मुल्क बने, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान। हम लोग पाकिस्तान से आए, सिर्फ हिंदू और रोड़े या खतरी नहीं आए, उसमें 36 जाति के लोग आए, उसमें ब्राह्मण भी आए, उसमें मजहबी सिख भी आए, उसमें सरसा के जाट भी आए, उसमें सिंगलाज भी आए, उसमें सभी जाति के लोग यहां पर आए। हमारा कहने का मतलब यह है कि पंजाबी एक कल्चर है। जो एक महापंजाब था, उसमें आधा पंजाब तो पाकिस्तान में रह गया, आधा हिंदुस्तान में आ गया। पंजाबी एक कल्चर है। 1996 से 66 से पहले आप हम सारे पंजाबी ना थे, ज्वाइंट पंजाब था, वो ऑल ओवर पार्ट ऑफ पंजाब, एक ही कल्चर थी। हिंदी भाषा के हिसाब से ये हरियाणा और पंजाब बने। तो इसलिए ये जाति नहीं है। हम ये कहते हैं, मैं ये कहता हूं, हमने आज तक पंजाबी समाज के लोगों ने किस तरह से लाखों करोड़ों रुपए की जमीनें, जायदादें, मकान, देश प्रेम से ओत-प्रोत होके भारतवर्ष में आए, हिंदुस्तान में रहना पसंद किया, तो उनका एक बलिदान है।
उन्होंने कभी आरक्षण नहीं मांगा आज तक, हम मांगते भी नहीं है। हम कहते हैं कि वो जो लोग बेचारे पुरुषार्थ करके नीचे जमीन से मेहनत करके खड़े हुए, पूरे दुनिया में उन्होंने नाम कमाया, आर्मी चीफ बने, बड़े बड़े जर्नलिस्ट टॉप बने, बड़े बड़े बिजनेसमैन बने, लेकिन जो कुछ गरीब गुरबा जो रह गए, उनको उनके अधिकार, मौलिक अधिकार तो दीजिए। हम आरक्षण नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि विधानसभा में हमारी अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कम से कम 25 सीटें बनती हैं, आप दीजिए। हर पार्टी को हम कहते हैं, हमारा ये नहीं है पर्टिकुलरली कि हम कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं, हम सभी पार्टी के लोगों को कह रहे हैं। लोकसभा में हमारे अनुपात के हिसाब से हमारी 3 सीटें बनती हैं, दीजिए। राजनीति में हिस्सेदारी हो, राजनीति में हिस्सेदारी हो और रिक्रूटमेंट में हमारे समाज के लोगों को स्थान मिले, बराबर की संख्या मिले, क्यों ना मिले, ये अधिकार है। अगर एक घर में 2 बच्चे होते हैं तो दोनों कहते हैं कि जी एक को ये दे रहे हो तो मेरे को भी ये दो। इट इज ए मौलिक राइट। अगले चुनाव में सुभाष बत्रा जी की क्या स्थिति देखते हैं हम? लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर विधानसभा का, क्या स्थिति है, थोड़ा स्पष्ट। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, मैं समाज के कामों के लिए लगा हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की। मैं ये चाहता हूं कि इस प्रदेश का भाईचारा बना रहे, मैं ये चाहता हूं कि सड़कें बड़ी अच्छी हों, एनसीआर एरिया के अंदर हम रहते हैं, मैं ये चाहता हूं लोगों का स्वास्थ्य सबसे बड़ी आज मुख्य बात है, उनको स्वच्छ पानी मिले। आज मुख्यमंत्री वो बने जो जो भाईचारा बनाए, जो विकास करे, जो किसानों की, मजदूरों की उन तकलीफों को समझे, महंगाई को कंट्रोल करे। ये मुद्दे हैं, मैं इन मुद्दों को लेकर चल रहा हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा ये है कि प्रदेश खुशहाल हो और प्रदेश का भाईचारा बना रहे। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। और बेशक ये टिकट की चाहत ना रखते हो, लेकिन सरकार सत्ता में आई कांग्रेस और समय समय पर इनके तर्कस से तीर निकलते रहते हैं, जहां इनका निशाना सही जाकर लगता है। और आगे भी हम इनसे बात करते रहेंगे, देखते हैं भविष्य में किस तरह की इनकी राजनीति की जो सोच है वो किस तरह से सही में साबित होती है। रोहतक से सारिका के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार।